एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूं वो इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम टैक्स का। तो जितने भी स्टूडेंट्स, जो न्यू स्टूडेंट्स है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को दबा दे ताकि नया नोटिफिकेशन सारी वीडियोस के आप लोगों को मिलता रहे। चलिए, तो इनकम फ्रॉम सैलरी जो है एक पेपर है और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक बटन को प्रेस कर देंगे ताकि मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने में जो है वो कॉन्फिडेंस मिलता रहे। इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी जो है, सबसे पहली बात अगर मैं करूं इनकम फ्रॉम सैलरी का, तो वो क्या चीज है वो देख लो। हमने टैक्सेस को दो पार्ट में पढ़ा था, याद करिए। पिछला इंट्रोडक्शंस में ये चीज मैंने कर रखा था, मैं बस थोड़ा सा ये करता हूं। पहला टैक्स जो मैंने दिया था ये आपका डायरेक्ट टैक्स की बातें थी, और दूसरा टैक्स जो दिया था वो मैंने इनडायरेक्ट टैक्स की बातें करा था। तो एक तो आपका डायरेक्ट टैक्स की बातें हुई थी और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स की बातें हुई थी। डायरेक्ट टैक्स में ठीक ना, वैसे टैक्सेस आते हैं जो आपका डायरेक्ट टैक्स में, जैसे आपके तीन टैक्सेस को मैंने डिस्कस किया था। सबसे पहले इनकम टैक्स के बारे में जिक्र करा था। देन प्रोफेशनल टैक्स जिक्र करा था। देन इसके बाद वेल्थ टैक्स जो है ये मैंने बताया था, लेकिन बाद में ये भी बताया था वेल्थ टैक्स जो है एबलिश करके, हटा करके, रिमूव करके इनकम टैक्स के कैपिटल गेन वाले चैप्टर में इंक्लूड कर दिया गया है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आपका अभी जो लेटेस्ट आपने सुन रखा होगा जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी आर कंसीडर्ड अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देते, हम थर्ड पार्टी के विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी वी विल पे टैक्स अमाउंट। इज इट क्लियर? और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, जो इनकम टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर होता है, जिसको हम लोग एसएससी बोलते हैं, ये पिछला वीडियोस में आप देख सकते हैं, जिसको हम लोग एसएससी बोलते हैं, वो जो है डायरेक्टली अपना टैक्स का जो पैसा है वो किसको प्रोवाइड करता है, तो वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। इज इट क्लियर? तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इनकम फ्रॉम सैलरी की बातें करता हूं। इनकम फ्रॉम सैलरी जो है इनकम टैक्स का हेड है। इनकम टैक्स के हेड में मैं थोड़ा सा इसको मैं डिफाइन कर देता हूं, आप इसको नोट डाउन ऐसे करेंगे भी नहीं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मैंने पहले ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा था। चलिए, तो मैं अगर इनकम टैक्स की बातें करूं, सैलरी को भूल जाओ फिलहाल अभी। इनकम टैक्स में टोटल इनकम की बात करूं, जो आपका सेक्शन 5 में दे रखा था, तो सबसे पहला हेडिंग आता था इनकम फ्रॉम सैलरी का। सबसे पहला क्या चीज का हेडिंग आता था बता देना, तो इनकम फ्रॉम सैलरी का। दूसरा जो आता था वो आता था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। दूसरा जो आता था वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। तीसरा जो है वो है आपका इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। देन आता है आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। देन आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक बात बता दूं आपको मैं यहां पे सीधा सा, इनकम टैक्स में जब हम ये पांचों अलग अलग हेड को कवर आउट कर लेंगे तो हमारा लगभग इनकम टैक्स का जो सैलरी है वो 70% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद आपका सेट ऑफ है, कैरी फॉरवर्ड है ना, डिडक्शंस है, कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम है, सेट ऑफ है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा पैसा कौन से हेड पे टैक्सेबल, देखो इनकम तो आपके पास बहुत तरह के होंगे, अलग अलग इनकम होंगे। तो जब इनकम की बातें होती है तो जहां पे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं सारे पांचों को, जहां पे रिलेशनशिप क्रिएट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का, तो वो जो आपका
टैक्स होगा वो किस हेड में होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में होगा। किस हेड में होगा, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में होगा। दूसरा, जहां पे लैंडलॉर्ड और टीनेंट की बातें हो, लैंडलॉर्ड और रेंटर की बातें हो, तो वहां पे जो टैक्स लगेगा वो कहां पे लगेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी पे लगेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे लगेगा। जहां पे आपको एक मकान होगा, वो मकान को आपने किराए पे दिया होगा या तो सेल्फ ऑक्युपाइड होगा, ये भी मैंने पढ़ना है। देन अगर आपने किसी तरह का कोई बिजनेस सेटअप कर रखा है, स्टार्ट कर रखा है, या तो आपका कोई प्रोफेशन है, जैसे आप एक डॉक्टर हैं, एक लॉयर हैं, एक चार्टेड अकाउंटेंट है, तो ये सारे प्रोफेशंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो उस केस में टैक्सेबल किस हेड पे लगेगा, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी पे लगेगा, प्रॉफिट्स और प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। देन इसके बाद आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। इफ इनकम अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स, अगर कोई कैपिटल एसेट्स को आप ट्रांसफर करते हो और उससे आपको अगर कोई इनकम होता है, तो टैक्स कहां पे लगेगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पे लगेगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो ये चारों हेड में कहीं नहीं गया, वो कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। वो कहां जाएगा, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। मतलब एक लाइन में समझ लो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट को, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अनाथालय है, जिसका कोई घर नहीं, उसका कौन सा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जैसे लॉटरी का इनकम, गैम्बलिंग का इनकम, हॉर्स रेसेस का इनकम, और भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट होते हैं, तो वो सारे जो है आपके यहाँ पे कवर आउट किए जाएंगे। इज इट क्लियर? तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी का, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में मैं अगेन आई रिपीट, आपका when an amount has been taxable under the head income from salary, तो when the relationship create between employer and employee, जो भी इनकम आपके arises हो रहे हैं, उससे जो रिलेशंस क्रिएट हो रहे हैं, वो रिलेशंस क्या चीज का होना चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का होना चाहिए। चलिए मैं कुछ बातें यहां पे मैं बताता हूं वन बाय वन करके, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं इसको, लिख लेंगे। सबसे पहले अगर हम मीनिंग ऑफ सैलरी की बात करें, सबसे पहले मीनिंग ऑफ, अगर हम मीनिंग ऑफ सैलरी की अगर हम बात करते हैं, देखो ऐसा है ना, सीधा सा समझ लीजिए, ये इनकम टैक्स बहुत टफ नहीं होता है। बच्चों लोग जानबूझ करके इसको बड़ा टफ मान लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आप यहां पे क्या करेंगे, मीनिंग ऑफ सैलरी को देखेंगे। तो मीनिंग ऑफ सैलरी में आपका बेसिक पे आ जाएगा, बेसिक पे बोलो या वेजेस बोलो, है ना, बेसिक पे बोलो या वेजेस बोलो, ये ले लिया जाएगा। इसी तरह बोनस अगर हो सकता है तो सर बोनस ले लो सर, बिल्कुल ले लूंगा मैं। इसी तरह अगर कमीशन हो सकता है तो सर कमीशन ले लो, जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया। ध्यान से सुनना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन में अभी कुछ देर के बाद बताऊंगा। मैं पहले तो कॉन्सेप्ट बताता हूं कि आपका यहाँ पे मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होता है। मीनिंग ऑफ सैलरी जो है हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैं पहले डिटेल में जा रहा हूं, फिर एक शॉर्ट में मैं कंबाइन कर दूंगा यहाँ पे, ठीक ना। इसके बाद आपका किसी भी तरह कोई फीस हुआ है जो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है, या तो आपका पिछला साल का कोई एरियर्स ऑफ सैलरी था, जो सैलरी आपका बकाया था वो आपने दे रखा है, या तो फिर आपने यहाँ पे अलाउंसेस की बातें कर रखा है। बहुत सारे ये सारे वर्ड क्या होते हैं, आई विल डिस्कस लेटर। अलाउंसेस की बातें होगी, या तो परक्यूजिस्ट की बातें होगी, है ना। परक्यूजिस्ट भी क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, या अदर एमुलमेंट्स। या तो फिर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी की बातें होगी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सैलरी के बदले हम अपने बिजनेस का कुछ प्रॉफिट दे रहे हैं,
तो ये जो पैसा आया ना बच्चा यहां पे लास्ट में, यही पैसे को आप क्या नाम देंगे, ग्रॉस सैलरी का नाम देंगे। आप क्या चीज का नाम देंगे बताना, ग्रॉस सैलरी का नाम देंगे। इज इट क्लियर? मतलब आपका बेसिक वेजेस है, बोनस है, कमीशन है, या फिर एरियर फ्रॉम सैलरी है, तो ये सारे जो है, ये सारे के सारे आपके क्या आ जाते हैं, जो इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को पेमेंट किया है, ठीक है ना, इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को। तो व्हाट आर द रिलेशंस, हाउ वी कैन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, दैट रिलेशनशिप इज एग्जैक्टली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ठीक ना, वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो ये सारे को ऐड कर दो, सारे को ऐड कर दो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ग्रॉस सैलरी कहलाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक अगर समझ में आ गया है तो इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसको मिटाता हूं आपके साथ में, है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसी को ना शॉर्ट में अगर लिखूं तो ग्रॉस सैलरी सर हम कैसे निकालेंगे, तो देख लो, क्योंकि ग्रॉस सैलरी के बाद ना मैं कुछ कुछ बातें अभी आपके साथ करने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस सैलरी, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस सैलरी, मैं ग्रॉस सैलरी की बातें कर रहा हूं। तो ग्रॉस सैलरी में हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट समझाया। तो ग्रॉस सैलरी में सबसे पहले मैंने आपको बताया एक आपका कैश रिसिप्ट के बारे में। मैंने आपको क्या चीज के बारे में बताया, तो सर आप सबसे पहले ले लो कैश रिसिप्ट, है ना, कैश रिसिप्ट। तो कैश रिसिप्ट में क्या क्या आ जाएगा, जैसे वेजेस आ सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल आ सकता है, वेजेस आ सकता है, या तो फिर कैश सैलरी आ सकता है अगर आपने जो कैश में दिया है। मतलब सीधा सा बात है, जो भी पेमेंट जो आप कर रहे हैं ना बच्चा, वो आपका क्या चीज में कर रहे हैं, नगद में कर रहे हैं। नगद में मतलब समझ में आ रहा है, आओ मेरे अंडर में काम करो, मैं तेरे को पैसे देता हूं, ठीक है। देन इसके बाद कमीशन हो सकता है, तो सर बिल्कुल हो सकता है। बताना बोनस भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, बोनस हो सकता है। या तो फिर अलायंसेस की बातें होगी, क्या चीज की बातें होगी, अलायंसेस की बातें होगी। याद रखना अलायंसेस जो है वो क्या है, मैं डिस्कस करूंगा। ये आपका कैश रिसिप्ट कहलाया, ये आपका क्या कहलाया बताना, कैश रिसिप्ट। तो कैश रिसिप्ट ले लिया मैंने सबसे पहले। कैश रिसिप्ट के अंदर में बहुत सारे सब हेड थे। दूसरा इसी में मैंने लिया परक्यूजिस्ट को, जो कैश में नहीं है, जो क्या चीज में नहीं है, कैश में नहीं है। तो कैश में जो नहीं है वो आपका, जैसे मैं मान लेता हूं परक्यूजिस्ट में क्या किया आ जाएगा, जैसे हमने क्या किया ना, इंप्लॉयर ने मेरे घर में एक नौकर को भेज दिया, बोला क्या कि तुम ऐसा करो, फलाने के घर पे जाकर के काम करो। तो मेरे को एक बात बताना, मेरे इंप्लॉयर ने मुझे क्या दिया, तो मेरे इंप्लॉयर ने मुझे एक सर्वेंट दे दिया। तो बताना क्या उसके बदले कैश, उसने कैश दिया सर्वेंट के बदले, नहीं। मेरे इंप्लॉयर ने क्या किया ना, क्वार्टर दे दिया, बोला कि भैया तू जाकर के वहां पे रहो, जैसे पुलिस वाले लोग हैं या फिर आपके सीसीएल वाले लोग हैं, या फिर मेडिकल फैसिलिटी दे दिया, हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट कराओ, जो भी खर्चा आएगा आपको कंपनी देगी। तो वो सारे चीज जो है वो आपके परक्यूजिस्ट कहलाते हैं। ये आपका नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होता है। ये क्या कहलाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताना, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट बोलते हैं। ये ले लिया। देन इसके बाद हम एक और चीज लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो सैलरी के जगह में हमने क्या दिया, प्रॉफिट दिया। और यही जो वैल्यू है ना बच्चा, यही वैल्यू आपका क्या कहलाएगा, ग्रॉस सैलरी कहलाएगा। ये जो वैल्यू है ये आपका क्या कहलाएगा, ग्रॉस सैलरी। सबको ऐड कर दो तो एक ही लाइन में आपका क्या निकल गया, ग्रॉस सैलरी। तो मैंने तभी वाले केस और अभी वाले केस में देयर आर नो बेसिक डिफरेंसेस। ऐसा कोई नहीं है कि ये दोनों में कोई डिफरेंसेस है, बस एक कॉमन बात है, और वो कॉमन बात ये है
कि हमने तभी इंडिविजुअल आइटम को दिखाया था, अभी मैंने कलेक्टिव बात किया। कलेक्टिव मतलब क्या, जैसे मैंने कैश रिसिप्ट का बात किया, कैश रिसिप्ट के अंदर में बहुत सारे, परक्यूजिस्ट की बात करा, परक्यूजिस्ट के अंदर बहुत सारे, और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के बारे में जिक्र करा है। इज इट क्लियर? तो ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसके आगे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। चल, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमने क्या निकाला था, ग्रॉस सैलरी निकाल लिया था। ग्रॉस सैलरी कैसे निकाला था ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो अब मैं जो बातें करूंगा डायरेक्ट ग्रॉस सैलरी के बाद करूंगा। ग्रॉस सैलरी ले लिया हमने यहां पे, है ना। ग्रॉस सैलरी में क्या टैक्स लगेंगे, टैक्सेबल जो अमाउंट है, कर का जो पैसा है, क्या वो ग्रॉस सैलरी में लगेगा? तो नहीं, वो ग्रॉस सैलरी में नहीं लगेगा। ग्रॉस सैलरी में लेस किया जाएगा डिडक्शन। और किस सेक्शन के तहत? तो डिडक्शन अंडर सेक्शन, यूएस मतलब अंडर सेक्शन 16। डिडक्शन कितने का मिलेगा बताना? तो 16, अंडर सेक्शन 16 पे आपको डिडक्शन मिलेगा। और वो डिडक्शन जो है, सबसे पहला जो डिडक्शन आएगा, फर्स्ट डिडक्शन, वो अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 होगा। और नाम होता है इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन। नाम क्या होगा बताना? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो ले लिया जाएगा। देन इसके तुरंत बाद अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन क्या चीज आ गया? 2 आ गया। तो अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जो है वो इंटरटेनमेंट अलाउंसेस की बातें करता है। क्या चीज की बात करता है बताना? इंटरटेनमेंट, मनोरंजन का अलाउंसेस की बातें होगी। इज इट क्लियर? अलाउंसेस की बातें होगी। अच्छा, इसके बाद जो है एक और सेक्शन का डिडक्शन मिलता है, और वो है अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 पे। और ये आपका प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है। क्या चीज का मिलता है डिडक्शन? प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है। इज इट क्लियर? प्रोफेशनल टैक्स का। तो अब देखो ये सारे के ना अलग अलग नियम है, और ये जो पैसा आएगा, यही पैसा आपका टैक्सेबल होगा। ये पैसा आपका क्या होगा? टैक्सेबल सैलरी कहलाएगा, या नेट सैलरी कहलाता है। ये टैक्सेबल सैलरी कहलाता है, या फिर ये नेट सैलरी कहलाता है। इज इट क्लियर? तो मैं ना आज सबसे पहले आप लोग को डिडक्शन ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। डिडक्शन ही पढ़ाऊंगा। मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है, ठीक ना। मैं लाइन बाय लाइन नहीं बताता हूं, ठीक है ना, कि आप ऊपर से लेकर के नीचे। मैं यहां से स्टैंडर्ड डिडक्शन बता दूंगा, ताकि आपको ना क्या चीज को कौन से अमाउंट पे डिडक्ट करना नहीं करना ये आपको क्लियर हो जाएगा, पहले समझ में आ जाएगा। और डिडक्शन जितना मैक्सिमम होगा, टैक्स उतना कम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो लोग जो है, जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट बने या फिर जो भी लोग बने, वो ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करते हैं? डिडक्शन पे करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डिडक्शन विल लेजर द टैक्स। मैक्सिमम जितना ज्यादा डिडक्शन दोगे उतना आपका सैलरी का पैसा कम होगा, तो उतना टैक्स कम देना पड़ेगा। तो जो फोकस करेंगे वो कहां पे करेंगे? वो आपका, एक बात मैं सीधा सा बता रहा हूं, एक एग्जांपल का है कहानी। देखो, लॉयर ना बहुत तरह के होते हैं, लॉयर बहुत तरह के होते हैं। एक आपका जो, अब चले जाना कोई भी, कहीं का भी कचहरी में चले जाना, अब वहां पे जब जाओगे तो एक होता है काला कोट ऐसे पहन लेगा, व्हाइट शर्ट पहन लेगा, बिल्कुल मेरी जैसा, बस थोड़ा सा ये कलर कोट का दूसरा होता है। तो अब क्या है, वो जाएगा, सर एफिडेविट 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 एफिडेविट, कुछ इस टाइप से बातें करेगा, ठीक है। एक होता है जिससे आपको अपॉइंटमेंट लेकर के मिलना पड़ता है। दोनों ना बेटा, दोनों ना एक ही लॉयर, एक ही लॉ कॉलेज से पढ़े रहते हैं, एक ही लॉ का ही डिग्री मिला रहता है, एलएलबी ही किए रहते हैं या एलएलएम ही किए रहते हैं। बस फर्क यही है ना, फर्क यही है, नॉलेज का फर्क है। एक बंदा, आप मान लेते हो सपोज किसी का मर्डर किया आपने, और एक आप चले गए लॉयर के पास। लॉयर के पास गए और लॉयर क्या बोलता है पता है? सुनना, स्टेटमेंट को सुनना। लॉयर ने बोला, तू ना मर्डर कर रखा है, तेरे को ना अब तो फांसी पक्का, ठीक है। दूसरा लॉयर के पास आप गए,
अब वो लॉयर आपको क्या बोलता है, अरे मर्डर ही ना किया है जी, चलो ना छोड़ दो ना, हम तुमको बचा लेंगे, पागल घोषित कर देंगे, जब तुम मर्डर कर रहा था उस टाइम तेरा मेंटल काम नहीं कर रहा था, ठीक ना, और भी बहुत सारे लू फॉल्स निकाल करके हम तुमको बताना आप किसके पास जाना पसंद करोगे, आप पहले वाले लॉयर की सेकंड वाले लॉयर, तो सेकंड वाले लॉयर के पास जाना पसंद करोगे, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताना, यहां पे जो लोग आपको सेफ करना चाहते हैं ना, लोग उसके पास भागते हैं। एक चार्टेड अकाउंटेंट, आप उसके पास गए, चार्टेड अकाउंटेंट ने क्या बोला, तेरा इनकम ना 5 लाख से ज्यादा है ना, हम तुमको तो अब टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ठीक ना। अब क्या हुआ, एक चार्टेड अकाउंटेंट के पास गए, वो क्या बोला, अरे 5 ही लाख ना इनकम है जी, तो 10 लाख तक इनकम होगा ना तब भी टैक्स नहीं देने पड़ेंगे, बहुत सारे लूपहोल्स है टैक्स में, मैं टैक्स का एलोकेशन कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ठीक ना, इनकम को, ठीक है, तो आपका टैक्स को मैं बचा दूंगा। बताना आप किसके पास जाना पसंद करोगे, पहले वाले चार्टेड या दूसरे वाले चार्टेड, तो दूसरे वाले के पास, क्योंकि दूसरा वाला आपका पैसा सेव कर रहा है, तो सेव करने के लिए आपको रूल पढ़ना पड़ेगा कि किस पैसे को, देखो सबको पता है कि बिजली का तार पकड़ोगे तो करंट लगेगा, बात समझ में आ रही है, काबिल वही पर्सन होता है कि बिजली का तार पकड़ने से भी उसको करंट नहीं लगता, कुछ ऐसा टैक्टिस निकाल ले तो वो काबिल कहलाता है, बात समझ में आया। तो यही चीज है यहां पे और कुछ नहीं है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो कब दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना दिया जाएगा, प्रोफेशनल टैक्स किसको मिलेगा नहीं मिलेगा डिडक्शन, ये चीज मैं आज के क्लासेस में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आ जाओ स्टैंडर्ड डिडक्शन का, ध्यान से सुनना, मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में जिक्र करा, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, मैंने इसके बारे में जिक्र करा। तो एक बात बता दूं, ये आपका डिडक्शन विल अलाउ इन ऑल केसेस, ऑल केसेस, डिडक्शन जो मिलेगा वो सभी केसेस में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भैया आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हैं, प्राइवेट इंप्लॉय हैं तो आपको नहीं मिलेगा, आपका सैलरी बेसिक सैलरी कम है तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या होगा समझ लो, क्वांटम ऑफ डिडक्शन कहने का मतलब क्या, अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या होगा, तो क्वांटम ऑफ डिडक्शन, डिडक्शंस कितने का मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शंस कितने का मिलेगा, तो ग्रॉस सैलरी जो आपने कंप्यूट कर रखा था इससे पहले, और ₹50,000 ग्रॉस सैलरी, या फिर कितना रुपया, तो रुपया 50,000, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, मतलब दोनों में से जो सबसे कम है। जैसे अगर ग्रॉस सैलरी आपका 1,20,000 है तो डिडक्शन कितने का मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का मिलेगा, 50,000 का मिलेगा। ग्रॉस सैलरी ही 45,000 का है तो क्या 50,000 का मिलेगा, नहीं, आपका कितने का मिलेगा, आपका 45,000 का डिडक्शन मिलेगा। और ये सभी केस में, या तो फिर इसी को दूसरा लैंग्वेज में बोलते हैं, और मैक्सिमम अप टू रुपीज 50,000, या तो दूसरा लैंग्वेज में बोलते हैं 50,000 रुपया। अच्छा एक बात बताओ, क्या सर ये हर साल मिलेगा, तो हाँ बिल्कुल हर साल मिलेगा, जितने साल आप टैक्स का पेमेंट करोगे, जितने साल आपका सैलरी का असेसमेंट करोगे, या आप अपने सैलरी का कंप्यूटेशन करके आईटीआर फाइल करोगे, उतने साल आपको ये डिडक्शन मिलेगा। और मैक्सिमम कितने का मिलेगा, 50,000 मिलेगा, या तो ग्रॉस सैलरी मिलेगा, विच एवर इज लेस, जो दोनों में से जो सबसे कम है वही सैलरी आपको यहां पे मिलेगा। चलिए दूसरी बातें हैं आपका इंटरटेनमेंट अलाउंसेस।
इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये है अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस में क्या है, कॉन्सेप्ट को समझ लो तो आपको एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये डिडक्शन जो है, डिडक्शंस वेर अलाउड ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। याद रखना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे ना, सरकारी कर्मचारी, आई बात समझ में, कौन से सरकारी कर्मचारी, अच्छा, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है बंदा, या तो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, या तो लोकल अथॉरिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है ना, उसी को सिर्फ ये डिडक्शन मिलेगा, बाकी को डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो भैया ये डिडक्शन कितने का मिलेगा, ये डिडक्शन का रूल क्या होगा, और ये डिडक्शन जो है आपको वो कितने का मिलेगा। तो एक बात मैं बता दूं, यहां पे एक बात मैं बता दूं, ध्यान से सुनना। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन, जो क्वांटम होगा ना, क्वांटम ऑफ डिडक्शन, क्वांटम ऑफ डिडक्शन, जो क्वांटम ऑफ डिडक्शन जो होंगे उसमें कुछ इस तरह से लिखा जाता है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, नीचे में से जो सबसे कम होगा, मतलब अगेन फिर से विच एवर इज लेस। तो भैया यहां पे पहला एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंसेस हो गया जो आपने रिसीव करा होगा। दूसरा है और 1/5 बोलो या फिर 20% बोलो ऑफ सैलरी, सैलरी का 20%। अब यहां पे सैलरी का मतलब क्या होता है ये मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा लास्ट है और ₹5,000। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगा वो कितने का मिलेगा, तो मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगा वो आपको 5,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। इज इट क्लियर? या तो एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, ठीक ना, एक्चुअल है, या तो फिर आपका 20% ऑफ सैलरी है, या तो 5,000 मैक्सिमम। चलिए, तो ये आपका मैक्सिमम 5,000। अच्छा, एक चीज मैं बता रहा हूं यहां पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा, मतलब सबसे पहले ना इसका कैलकुलेशन मैं मीनिंग ऑफ सैलरी भी बताऊंगा अभी कुछ देर में। 1/5 या 20% ऑफ सैलरी क्या होता है, लेकिन मैं इसका एक रूल मैं बता देता हूं ध्यान से। अच्छा चलो, मीनिंग ऑफ सैलरी पहले देख लो। तो यहां पे सैलरी मीन्स, एकदम एक लाइन में समझ लीजिएगा, सैलरी मीन्स, सैलरी मीन्स बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस बोलो, या तो इसी का दूसरा नाम जो है वो बेसिक पे भी बोला जाता है, या तो इसी का दूसरा नाम बेसिक सैलरी भी बोला जाता है। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक सैलरी दे रखा है, जैसे मान लेते हो 25,000 आपका बेसिक सैलरी है, इसके अलावा आपको डीए मिलता होगा, कमीशन मिलता होगा, बोनस मिलता होगा, तो हम 25,000 ही सिर्फ लेंगे। 25,000 मल्टीपल 12 कर लेंगे तो 3 लाख रुपए आएगा। तो 3 लाख का ही हम 3 लाख का ही हम 1/5 लेंगे या 20% लेंगे। इज इट क्लियर? तो एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंसेस 20% ऑफ सैलरी या 1/5 ऑफ सैलरी, और 5,000 विच एवर इज लेस, जो मैक्सिमम जो मिनिमम होगा उतने का डिडक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले ना इसका हम अगर प्रोसेस देखें तो पहले ना हम ग्रॉस सैलरी में इंटरटेनमेंट अलाउंसेस को ऐड करते हैं। याद रखना, कंप्यूटेशन का जो तरीका होता है ना, ये मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं बताऊंगा, बस मैं थोड़ा सा अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, कंप्यूटेशंस ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। तो आप यहां पे ना बच्चा बेसिक सैलरी है ना, ये ले लेंगे,
या एक्सेट्रा अदर्स ले लेंगे, और भी जितने आइटम्स होते हैं वो सारे ले लेंगे, प्लस इसमें ना इंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी लेंगे। क्या लेंगे देख लो, समझ लो, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस लिया जाएगा, है ना, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस लिया जाएगा, और ये जो है एक्चुअल वैल्यू लिया जाएगा, जो इसका एक्चुअल है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, यही आपका क्या कहलाएगा, ग्रॉस सैलरी। ये आपका क्या कहलाएगा बताना, ग्रॉस सैलरी। मतलब भैया पहले आप इंटरटेनमेंट अलाउंसेस को ग्रॉस सैलरी में ऐड करोगे, ठीक ना, जो एक्चुअल अमाउंट है, देन इसके बाद लेस करेंगे डिडक्शन, लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में, और नाम होगा क्या चीज, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। और यहां पे जो आपने रूल पढ़ रखा है, मैं स्टार मार्क डाल देता हूं, जो रूल पढ़ रखा है वही रूल को अप्लाई करोगे, और तब जाकर के ये आपका क्या कहलाएगा, टैक्सेबल सैलरी कहलाएगा या नेट सैलरी कहलाएगा। इज इट क्लियर? मतलब हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि बेसिक सैलरी में आपको ग्रॉस सैलरी में इंटरटेनमेंट अलाउंसेस को पहले ऐड करो, बाद में फिर डिडक्शन के नाम पे इंटरटेनमेंट अलाउंसेस को लेस कर दो। ऐड जब करेंगे तो पूरा का पूरा पैसा को ऐड करेंगे, लेकिन जब लेस करेंगे तो जो रूल मैंने पढ़ा रखा है उस पर लेस करेंगे। इज इट क्लियर? लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोफेशनल टैक्स का। अच्छा, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस किसको दिया जाता है डिडक्शन? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। अगर यहां पे अगर ये प्राइवेट एम्प्लॉय रहता है, जैसे आपका मान ले तो सपोज कोई प्राइवेट कंपनी में आप काम कर रहे हो और आपको इंटरटेनमेंट अलाउंसेस मनोरंजन भत्ता दिया जा रहा है, तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक ना, सिर्फ ऐड होगा। थर्ड है आपका प्रोफेशनल टैक्स। ये बहुत इजी है, प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। देखो पहला केस, डिडक्शंस वेर अलाउ टू ऑल employee either government or not or non-government, आइदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, डिडक्शन सभी को मिलेगा, सभी को मिलेगा। और क्वांटम ऑफ डिडक्शंस क्या होगा, कितने का पैसे का डिडक्शन मिलेगा, क्वांटम ऑफ डिडक्शंस क्या होगा। तो क्वांटम ऑफ डिडक्शन जो मिलेगा वो आपका एक्चुअल पेमेंट अमाउंट एज प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स के नाम पे जो आपने एक्चुअल जो पेमेंट कर रखा है वही पैसा, जैसे अगर आप मान लेता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपने टैक्स का पेमेंट 50,000 किया है तो डिडक्शन भी कितने का मिलेगा, 50,000 का मिलेगा। अगर प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट अगर आपने 1 लाख का किया है तो डिडक्शन 1 लाख का मिलेगा। मतलब आपने जितने का प्रोफेशनल टैक्स दिया है डिडक्शन उतने का ही मिलेगा। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो बताना, यहां तक हमें नहीं लगता है कोई डाउट है। और एक चीज और मैं बता दूं, टोटल कॉम्बिनेशंस ऑफ डिडक्शन सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 का, सेक्शन 2 का, सेक्शन 3 का, ठीक ना, ग्रॉस सैलरी सभी को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, तो ये तीनों का जुड़ा हुआ पैसा ग्रॉस सैलरी के अमाउंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इज इट क्लियर? तो चलिए आज के लिए मैं बस इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस जो है मैं इसी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन बताऊंगा, नेता लोगों का सैलरी पे टैक्स लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है ना, या फिर अगर आप प्रोफेसर हैं कोई कॉलेज के तो प्रोफेसर का सैलरी कब लगेगा, टैक्सेबल होगा, कब नहीं होगा, तो ये सारे बातें मैं अगले क्लासेस में करने जा रहा हूं। तो अगले क्लासेस जो है मेरा इसके ऊपर ग्रॉस सैलरी, हाउ टू कंप्यूट ग्रॉस सैलरी, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो ओके, थैंक यू आप सभी को।